नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है बहुत बढ़िया होंगे। बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। सभी बच्चे क्लास के साथ जुट जाइए और अपने टॉपिक को हम आगे लेकर चलते हैं। एक बार मुझे सभी बच्चे बता देंगे कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है। गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छे से मुझे सुन पा रहे होंगे और मेरी आवाज़ भी आप सभी तक पहुंच रही है। बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र। आइए बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग बात कर रहे थे आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की जो एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने में यूज करता है। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा तंत्र जिसमें कोई जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रजनन तंत्र। जिसको हम लोग कहते हैं प्रजनन तंत्र हिंदी में। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, इसमें कल हमने बात करी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या फिर आप लोगों का जो जनन की क्रिया होती है, ये दो तरीके से होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने ये सब चीजें कल की क्लास में पढ़ी हैं। तो मैं आपको पढ़ा रही थी अलैंगिक जनन की कुछ विधियां। हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों अलैंगिक जनन के बारे में, यानी कि बात चल रही थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। मैम ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा, इसमें आपने मुझे बताया था या हमें बताया था कि इसमें कुछ विधियां होती हैं, या ये कुछ मेथड से होता है, या इसके कुछ टाइप होते हैं। उन्हीं विधि या उन्हीं मेथड या उन्हीं टाइप के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें ठीक है, हाँ, तो हमने बात करी कि अलैंगिक जनन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ विधियां, जैसे मैंने आपको बताई थी पहली विधि, आपने बात करा था फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिया था कंप्लीट, है ना। हम लोगों ने खंडन की जो क्रिया थी, इसको कल की क्लास में कर लिया था। फिर मैंने आपको बताया था बडिंग के बारे में दोस्तों। बडिंग, मुकुलन भी मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। भाई हाइड्रा वगैरह जो होते हैं, ईस्ट होता है, इनमें मुकुलन होता है। तीसरे नंबर पर हमने बात कर ली थी बाइनरी या फीजन के बारे में। मैंने आपको बताया था फीजन के बारे में, यानी कि विखंडन के बारे में। आपने पढ़ा था कि विखंडन दो तरीके से होता है। मैम आपने दो विखंडन बताए थे, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। दोनों के एग्जाम्पल बताए। द्विविखंडन में आपने अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, जीवाणु, ये सब पढ़े। और बहुविखंडन मल्टीपल फिजन के अंदर आपने पढ़ा था प्लाज्मोडियम को। यहां तक कहानी पूरी हो गई थी कल की क्लास में। अब चौथे नंबर की हम लोग बात करते हैं। चौथे नंबर पर होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे, वनस्पतिक प्रसार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भाई वनस्पतिक प्रसार जो होता है, मैम ये क्या होता है, इसके बारे में समझाओ। तो आज की क्लास में हम इसकी बात करेंगे। ये जो क्रिया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, ये होती है दोस्तों बेटा कल की बोर्ड पीडीएफ अगर नहीं डली है तो मैं उसको डलवा दूंगी, आप परेशान ना हो, इतना लंबा चौड़ा ना लिखें। ठीक है, अच्छा बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको जो पीडीएफ कल की नहीं डली है वो मैं डलवा दूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बुक जिनकी कैंसिल हो गई है वो भी परेशान ना हो, सबके पास बुक पहुंच जाएंगी। ठीक है, अगर कोई इशू आ रहा है तो अभी उसको सोल्व कर देंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, चलो अब हमने बात करनी है कि मैम हम लोगों का ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ये कहाँ होता है, इसको बताओ। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग देंगे दोस्तों वनस्पतिक प्रसार।
ये किस में होता है, कई बार पूछा जाता है। तो वनस्पतिक प्रसार, वनस्पति किसको कहते हैं ये बताओ मुझे। वनस्पति शब्द जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल होता है या ये जंतुओं के लिए इस्तेमाल होता है? आप कहोगे वनस्पतिक प्रसार पेड़ पौधों के लिए यूज होता है मैडम, तो इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है ये किस में होता है, आपको कभी भी पूछे तो आप बताकर चलोगे ये पेड़ पौधों के अंदर होता है। ये कहाँ होता है दोस्तों, आप बताकर चलते हो ये पेड़ पौधों के अंदर होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने लिखा यह पादपों में होता है, यह पादपों में होता है। क्लियर, तो ये किस में होता है दोस्तों, पादपों में होता है। आपको पूछा जाएगा तो लिखेंगे इट टेक प्लेस इन प्लांट, इट टेक प्लेस इन प्लांट। ये कहाँ होता है, आप बताओगे प्लांट्स में होता है। क्लियर, ये जानवरों के अंदर नहीं होता, ये पौधों के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि भैया अलैंगिक जनन का भाग है, आपको अभी अभी मैंने लिखवाया अलैंगिक जनन का भाग है ये। ठीक है, बिल्कुल मैम, अलैंगिक जनन में आपने कहा था कि एक अकेला जीव संतान उत्पन्न कर सकता है, एक अकेला जीव ही है जो क्या कर सकता है, संतान उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही बात। तो यहां पर भी जो पौधे हैं ये अकेला पौधा ही नए पौधों को जन्म दे सकता है। कैसे, तो प्यारे बच्चे यहां पर पौधे के वनस्पतिक भागों की बात कर रहे हैं। तो पादप वनस्पतिक भागों से, पादपों में वनस्पतिक भागों से, ठीक है, वनस्पतिक भाग कौन से होते हैं अभी बताऊंगी। तो पादपों के अंदर वनस्पतिक भागों द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। ये प्रश्न आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नए पादपों का निर्माण होता है। तो कई बार आपको पूछा जाता है कि जब पौधों के अंदर, आया हुआ भी है ये प्रश्न बेटा, ये प्रश्न आपको मैं लिख रही हूं यहाँ पे PYQ, ये आपको पिछले साल तो नहीं लेकिन उससे पिछले साल पूछा गया था कि पादपों में वनस्पतिक भागों द्वारा नए पादपों का निर्माण होना ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आपको बताना था, इसको कहते हैं वनस्पतिक प्रसार, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना, नए पादपों का निर्माण होता है। तो पादपों में क्या होता है दोस्तों, वनस्पतिक भागों के द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है। तो बताएंगे न्यू प्लांट्स आर ग्रो, न्यू प्लांट्स आर ग्रो बाय वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो पादपों के वनस्पतिक भागों द्वारा क्या होता है दोस्तों, नए पादपों का निर्माण। अब मुद्दा यह है कि मैम वनस्पतिक भाग कौन से होते हैं, तो यहां से भी प्रश्न बना है कि पौधे के अंदर जो वनस्पतिक भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए लिखते हैं पादपों में वनस्पतिक भाग, पादपों के वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं। तो पादपों में जब हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं तो ये होते हैं दोस्तों जड़, तना, पत्ती। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो आप बताओगे जड़। जड़ कैसा भाग है, जड़ यानी कि रूट, रूट होता है वेजिटेटिव पार्ट। मतलब कई बार आप लोगों को किसी भी पौधे की जड़ आप लोग डाल दीजिए तो जड़ नए पौधे को बना देती है। जैसे आपको पुदीना बोना है, आप पड़ोसी के घर में पुदीना है, तुम्हें अपने घर में पुदीना बोना है, तो पड़ोसन कहती है ले बहन जी थोड़ा सा पुदीना ले जा, मतलब जड़ से उखाड़ के दे देती है और तुम उस पुदीने को अपने गार्डन में लगा लेते हो आकर, उसी पुदीने से नया पुदीना हो जाता है। फिर तुम भी किसी तीसरे को दे दोगे जब आपके आंगन में पूरा पुदीना फैल जाएगा। ऐसे ही जब हम कई पौधों की जड़ लगाते हैं, आप तुलसा बोते हो प्यारे बच्चे, तुलसा देखा है, तुलसा अगर आपके घर में छोटी छोटी प्योद हो रही हैं उनको उखाड़ लेते हो जड़ से और दूसरी जगह लगा देते हो तो उसी से नए पौधे उग जाते हैं। उसी तुलसे में वो तुलसा बड़ा होगा, उसमें फूल खिलेंगे, बीज बनेंगे, उससे ही नया तुलसा हो जाएगा। तो मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ पौधों की जड़ लगाने से ही नए पौधों का विकास हो जाता है। तो जड़ कैसा भाग हुआ, वनस्पतिक भाग हुआ। जड़ में कोई नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये किसका भाग है, ये वेजिटेटिव यानी कि आप लोगों का वनस्पतिक प्रसार का भाग है। और वनस्पतिक प्रसार भी अलैंगिक का पार्ट है। कई पौधों की पत्तियां भी ये काम करती हैं दोस्तों, पत्तियां। कभी भी पूछे कि पौधों के अंदर जो लीव्स होती हैं वो कैसा भाग है, तो वेजिटेटिव पार्ट है। पौधों के अंदर आप लोगों से कभी भी पूछे कि जो बीज होते हैं दोस्तों, बीज, कई बार तुम पौधों के बीज बो देते हो, जैसे हमें गेहूं उगाना है तो गेहूं के बीज खेतों में फेंक देते हैं, उन्हीं से क्या होता है, नया पौधा बन जाता है ना। तो क्या क्या बताकर चलोगे, जड़ हो गया, पत्ती हो गई, बीज हो गया और दोस्तों तना हो गया, और दोस्तों तना हो गया स्टेम।
तो जब हम इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पौधे को उगाने के लिए, तो वो होता है वनस्पतिक प्रसार प्रणाली के द्वारा या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा। तो कई बार आपको पेपर में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों का वनस्पतिक भाग नहीं है, ऐसे पूछा है। तो 3 ऑप्शन कोई भी बनाकर दे देता है। यहां से आपको याद करना है कि ये 4 वनस्पतिक भाग हैं। मैम कौन ऐसी चीज है पौधों के अंदर जो वनस्पतिक भाग में नहीं आता? तो नोट कर कर एक चीज लिखेंगे आप लोग, नोट डालकर एक चीज लिखेंगे पुष्प के बारे में। भाई पौधों पर तो पुष्प भी खिलते हैं ना, पौधों पर तो फूल भी होते हैं। तो जो पुष्प होते हैं, पुष्प पौधों के लैंगिक भागों में आते हैं। पुष्प पौधों के लैंगिक भाग होते हैं। लैंगिक भाग है बेटा, लैंगिक भाग बोले तो सेक्सुअल पार्ट है। तो ये पूछा जाता है कि पुष्प जो पौधों के ऊपर खिलते हैं वो पौधों के कैसे भाग हैं? तो ये लैंगिक भाग है, सेक्सुअली पार्ट है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के? रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर आपको पूछ सकता है सेक्सुअली पार्ट ऑफ प्लांट, सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो पादपों के जो लैंगिक भाग होते हैं या जनन अंग होते हैं वो कौन होते हैं? पुष्प होते हैं। पुष्प को छोड़कर जो पौधों में जड़, तना, पत्ती ये सब दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके वेजिटेटिव पार्ट, वनस्पतिक भाग। वनस्पतिक भाग वो हैं जिनमें नर और मादा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फूल जब आप देखते हो तो इसमें आप पढ़ोगे आगे कि इसमें नर भी होता है और मादा भी। फूल के अंदर आपको नर गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये हो जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब आपको मैं यहां पर बताने वाली हूं कि कौन सा ऐसा पौधा है जो जड़ के द्वारा आप लगा सकते हो, कौन सा पौधा है जिसकी आप जड़ उगा सकते हो। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि जड़ के द्वारा आप पुदीना बो सकते हो दोस्तों, पुदीना है ना, मिंट जिसको आप बोलते हो, पुदीना बो सकते हो। अभी अभी मैंने कहा तुलसी आप लोग उगा सकते हो, है ना, तुलसी जी आप लोग उगा सकते हो। जड़ों के द्वारा आप बहुत सारे पौधों को लगा सकते हो। अब आपसे पूछ ले मैम तने के द्वारा हम किस किस को ग्रो कर सकते हैं? स्टेम जो होता है, तना, तना बोले तो कलम। कई बार तुम्हें पूछता है कलम लगाना, कलम आप किसकी लगाते हो? कलम लगाना आपने देखा होगा, गुलाब को जब आप बोते हैं तो बेसिकली इसकी कलम लगा देते हैं हम लोग। गुलाब, गुलाब यानी कि रोज। ठीक है, तो रोज आप लोग जो देखते हो, जो गुलाब का पौधा होता है उसकी आप कलम काट कर लगा देते हो। ठीक है, गन्ना दोस्तों, गन्ने को भी आप तने वाले भाग से ही लगाते हो। शुगर केन, गन्ना जो होता है उसको भी आप लोग, तना ही तो होता है वो गन्ने का, जो तना होता है उसी को काट काट कर खेतों में डालते हो। ठीक है, कभी बोए हैं तुमने गन्ने? मैंने भी बोए हैं गन्ने इस बार जाकर अपने गांव में। तो जो गन्ना होता है इसका ये पूरा जो ऐसे ऐसे पार्ट होता है, यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड निकलती है, ऐसी बर्ड वाले गन्ने को जमीन में डालते रहते हैं और उसी से पूरा गन्ना बनता चलता है। ठीक है, हाँ, तो पूरा गन्ना बन जाता है। बच्चे कह रहे हैं ग्लोए, बहुत सारी चीजें, बहुत एग्जाम्पल है, बट ये पॉपुलर है बहुत ज्यादा जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मैम, पत्ती के द्वारा कौन सा पौधा उगता है? पत्तियों के द्वारा कौन से पौधे को उगाया जाता है? लीव्स के द्वारा कौन से पौधे को उगाते हैं? तो आप बताते हो ब्रायोफिल्लम, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम एक पौधा होता है जिस पर पत्तियां लगी हुई होती हैं दोस्तों। ब्रायोफिल्लम जो पौधा होता है, ब्रायोफिल्लम, इसको हम लोग क्या करते हैं? पत्ती के द्वारा उगाते हैं। तो ब्रायोफिल्लम नाम का जो पौधा है इस पर पत्तियां होती हैं और पत्ती के द्वारा ही ये ग्रो करता है। क्लियर? जैसे कि आप लोग देखें ब्रायोफिल्लम को, तो ये एक, इस पे छोटी छोटी सी पत्तियां आती हैं। मान लो ये छोटा सा ब्रायोफिल्लम है, इस तरीके से इसी के ऊपर ऐसे छोटी छोटी सी पत्तियां निकल जाती हैं इस तरीके से, ऐसे। और ये पत्ती जो होती है ये टूटकर नीचे गिर जाती है और इसी से फिर एक पूरा का पूरा नया पौधा बन जाता है। तो ये पत्तियां टूटकर जमीन पे गिरती हैं और इन्हीं से फिर एक ऐसा पूरा ब्रायोफिल्लम का पौधा जो है वो तैयार हो जाता है। ऐसे इनमें फिर छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं, वो पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती हैं, उन्हीं से फिर नया पौधा जो है वो तैयार हो जाता है। इस तरीके से आप लोग बताकर चल सकते हो कि कुछ पौधों में क्या होता है प्यारे बच्चों, पत्तियों के द्वारा भी जनन होता है ना। अब आप लोगों को पूछे मैम बीज के द्वारा जनन किसमें होता है, तो मेरे ख्याल से ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भैया बीज के द्वारा। बीज के द्वारा तो ऑलमोस्ट तुम सारे पौधों को ग्रो कर सकते हो, चाहे वो गुलाब हो, वो गेंदा हो, वो कुछ भी हो। ठीक है, तो गेंदा हुआ, है ना, गुड़हल हुआ, गुड़हल जिसको आप बोलते हो,
आप लोग बताएंगे कोई भी दूसरा पौधा, ठीक है। आप लोग बताओगे लौकी हुआ दोस्तों, लौकी आप लोग लगाते हो ना, बोटल गॉड जिसको बोलते हो। ठीक है, लौकी हो जाता है। गुड़हल हिबिस्कस, हिबिस्कस हो जाता है। गेंदा मैरीगोल्ड। तो ये सब के सब जो होते हैं, या और भी बहुत आप जानते हो, ज्यादातर जो भी फसल है वो बीज के द्वारा ही होती हैं। तोरी हो गया, सनफ्लावर हो गया, दुनिया भर के बेटा जितने भी आप पौधे लगाते हो वो बीज द्वारा लगाए जा सकते हैं। एक बेटा ना, एक बच्चा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतना लंबा मैसेज लिख रहा है, और बोर्ड पीडीएफ को लेकर। बेटा मैं आपका मैसेज बिल्कुल पढ़ रही हूँ, ठीक है। टीथ में कीड़ा लगा है ऐसे करके एक बच्चे का है। बेटा कीड़ा लगा है तो उसको निकलवा लो। ये पूरा मैसेज पढ़ना क्या है, ये इतना बड़ा मैसेज, इतना बड़ा हो गया वो मैसेज, देखो। अब वो मैं कह रही हूँ कॉपी पेस्ट मत करो, आराम से चीजों को पढ़ लो। पीडीएफ नहीं डली है तो मैं डलवा दूंगी, ठीक है। ठीक है बेटा, हैंड रिटन वाली मैं डलवा दूंगी, आप परेशान मत हो, आ जाओ चीजों को पढ़ लो। अभी तक आप लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को पढ़ लिया है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये आपको पेपर में आती है, आपने इसको अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। अब चलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपने सारी विधियां पढ़ ली। आज वो बात करते हैं लैंगिक जनन की, बात करेंगे लैंगिक जनन की, ठीक है, लैंगिक जनन। अब बात चलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या होती है कि इसमें नर और मादा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसा जनन जिसको करने के लिए हमें गैमेट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? नीड्स गैमेट्स, यानी कि युग्मकों की आवश्यकता होती है। अब युग्मक क्या होते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। युग्मकों की आवश्यकता होगी इसको करने के लिए। अब फटाफट मुझे सारे बच्चे बताओ कि युग्मक क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। युग्मकों की आवश्यकता होती है, दैट्स मीन आपको मैंने बहुत बार समझाया कि युग्मक क्या होते हैं। जल्दी बताओ, मानव के शरीर में या इस संसार में कितने युग्मक होते हैं? मैम सीड क्या वेजिटेटिव पार्ट है? बिल्कुल दोस्तों, वनस्पतिक भाग में इंक्लूड करते हैं बीज को भी। लैंगिक भाग में केवल आपका फूल आता है, फूल आता है केवल लैंगिक भाग में। और जब तुम सिलेबस खत्म करने दोगे बहुत अच्छे से, तो मैंने कहा है कि हम मार्च लास्ट तक सिलेबस या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आओ, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वेजिटेटिव पार्ट में आपने देखा कि वो सारी विधियां थी। अब बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की, जिसमें गैमेट्स की जरूरत होती है। और गैमेट्स दो होते हैं दोस्तों, एक होता है नर युग्मक, नर युग्मक की जरूरत है दोस्तों, यानी कि मेल गैमेट की आवश्यकता होगी। मेल गैमेट, मैम मेल गैमेट क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं शुक्राणु। मेल गैमेट को कहा जाता है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। और एक हमें जरूरत होगी यहाँ पर मादा युग्मक की, एक हमें जरूरत होगी मादा युग्मक की। मैम मादा युग्मक बोले तो फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट जो होते हैं ये क्या होते हैं? इनको कहा जाता है ओवम, यानी अंडाणु। तो अंडाणु यानी कि डिंब भी जिसको कई बार बोल देते हैं, डिंब करके भी इनको बोल दिया जाता है। तो ये जो डिंब होते हैं या ये जो आप लोगों के अंडाणु होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है ओवम इंग्लिश में। और ये होते हैं फीमेल गैमेट, इनको मादा युग्मक कहते हैं। अब नर और मादा युग्मक दोनों मिलकर करते हैं निषेचन की क्रिया। दोनों जब ये आपस में मिलेंगे, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलेंगे तो होगा निषेचन दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। तो जब आप लोग पढ़ेंगे कि मैम शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं, शुक्राणु यानी कि स्पर्म और अंडाणु यानी कि ओवम, जब ये दोनों के दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, यानी कि ओवम, तो प्यारे दोस्तों इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? जब ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। यहां तक आपने चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी थी। इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, इस क्रिया के दौरान एक कोशिका का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होगी, इसके बाद बनती है एक कोशिका। उस कोशिका का नाम बताओ मुझे फटाफट, प्रश्न आता है पेपर में। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन के दौरान बनने वाली एक कोशिकीय संरचना का नाम बताइए, ठीक है। निखिल क्या चेक करें प्यारे बच्चे, ये बताओ क्या चेक करना है, ये बता दे जल्दी से निखिल।
प्यारे बच्चा, चलो बात करते हैं अब हम लोग कि मैडम जी अब आप लोग बात करेंगे कि जब भी, हाँ जी बच्चा बता रहा है प्रशांत की जाइगोट बनता है, बिल्कुल सही बात। तो दोनों के निषेचन की प्रक्रिया के दौरान बनता है जाइगोट, है ना। जाइगोट जिसको हम कहते हैं युग्मनज, जिसको हम कहते हैं युग्मनज। देखो दो अलग अलग शब्द हैं, जो आपने अभी भी पढ़ा था ये युग्मक थे, इनको युग्मक कहा जाता है। युग्मक बोले तो गैमेट, ठीक है, लेकिन अब जो मैंने आपको लिखवाया है ये है जाइगोट, यानी इसको कहते हैं युग्मनज। तो ये दो अलग अलग शब्द हैं, अच्छे से पढ़ना पेपर में, कभी मिक्स कर दो दोनों चीजों को, ठीक है। अब बात करते हैं इस जाइगोट के बारे में। मैम ये क्या है जाइगोट? तो बालको, जब तुम्हारा जन्म हुआ भी नहीं था, जब तुम मम्मी के पेट में थे, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तो तुम यही थे जाइगोट। मैं भी, तुम भी, हम सब जाइगोट थे। यानी ये जाइगोट क्या होता है? तो ये एक कोशिकीय संरचना होती है, एक कोशिकीय संरचना होती है जाइगोट। जाइगोट होता है एक कोशिकीय, क्लियर, सिंगल सेल्यूलर होता है जाइगोट, एक कोशिकीय संरचना है जाइगोट, है ना। दिस इज सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये सिंगल सेल्यूलर है। पेपर में पूछा जाता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के दौरान जो संरचना बनती है जिसको जाइगोट कहते हैं, इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, ये कितनी कोशिका से बनी संरचना है? तो आप कहोगे ये एक कोशिकीय संरचना है दोस्तों, एक ही सेल है, ये एक ही सेल है इसके अंदर, अभी इसमें बेचारे में एक ही सेल है, इन दोनों सेलों ने मिलकर बनाई एक सेल, वो होती है जाइगोट। तो जाइगोट एक कोशिकीय होता है। मैम इस जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगला पॉइंट इसके बारे में, पहला पॉइंट तो ये कि ये क्या होती है, ये एक कोशिकीय संरचना है। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों? गुणसूत्र की संख्या पूछता है, तो बताओ जल्दी फटाफट कि इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होगी, जरा बताना, है ना, जरा बताना कितनी होती है, समझना जरा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि शुक्राणु है, शुक्राणु के पास होते हैं 46 गुणसूत्र, 46। भाई मानव के शुक्राणु है, आप जानते हो मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। वैसे ही अंडाणु है, अंडाणु भी मानव के अंदर है, इसमें भी कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है, 46 होते हैं। तो इसके पास कितने गुणसूत्र होते होंगे? ये जो दोनों के मिलन से जो जाइगोट बना है, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं बताओ, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बच्चे जल्दी से बताएंगे, बच्चे बोल रहे हैं 46, 32, 23। तो देखो बड़े ध्यान से समझना, जो पिताजी होता है यानी शुक्राणु पिताजी के पास है, तो यहां से ये लेता है आधे गुणसूत्र, कितने लेगा? 23, और आधे गुणसूत्र ये लेता है मम्मी से, 46 का आधा 23, तो 23 गुणसूत्र ये मम्मी से लेगा, 23 गुणसूत्र ये पापा से लेगा, और अपने पास कितने गुणसूत्रों की संख्या कर लेगा? 46। इसके पास भी टोटल 46 गुणसूत्री होते हैं। 46 कैसे होते हैं? आधे पापा के आधे मम्मी के। समझ में आई? ये प्रश्न आता है कि जो नर और मादा युग्मक के बाद एक कोशिका बनती है जाइगोट, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप बताओगे 46, क्योंकि ये हाफ हाफ गुणसूत्र लेता है, हाफ पापा से हाफ मम्मी से, तब जाकर इसके पास इसके पूर्ण होते हैं 46 गुणसूत्र, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ये बेचैन आत्मा है बेटा, इतने बेचैन थे तुम जब तुम जाइगोट बने, इतने बेचैन थे कि तुमसे रहा नहीं गया, तुमने कहा मैं एक कोशिका का क्यों हूं, मुझे तो बहुत सारी कोशिकाओं का बनना है, मुझे तो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होना है। तो इस जाइगोट ने, एक कोशिका का था ये, इस जाइगोट ने अपने आप को डिवाइड करना शुरू करा। जैसे आपके पास एक सेब है, आपने उसको चाकू से काट दिया तो कितनी सारी स्लाइसेस बन गई उसकी एप्पल की। वैसे ही इस जाइगोट ने क्या करा, अपने आप को बांटना शुरू करा, अपने कई हिस्से बनाने शुरू कर दिए, अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया। मैम कैसे? तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, शुक्राणु ने अंडाणु को फ्यूज करा। अब आपको एक और प्रश्न यहाँ से आएगा कि जब शुक्राणु की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पर्म जिसको बोलते हो, इसका कौन सा भाग है जो अंडाणु को फर्टिलाइज करता है? इसका कौन सा भाग है जो ओवम को निषेचित करता है, अंडाणु को फर्टिलाइज करेगा? तो जो शुक्राणु होता है इसके अंदर जो इसका सबसे आगे का भाग एक्रोसोम वाला भाग है,
एक्रोसोम वाला भाग। एक्रोसोम कौन सा भाग है? एक्रोसोम, जिसको मैं पिंक कलर से अंडरलाइन कर रही हूं, देखो ये है एक्रोसोम, ये एक्रोसोम है इसका। यही वाला भाग है जो अंडे को निषेचित करेगा। ये अंडे का ये है, ये अंडे का केंद्रक है, ये अंडे का केंद्रक है। और इसका शुक्राणु का केंद्रक यहाँ है, देखो जिसको मैं पीले रंग से बना रही हूँ, ये शुक्राणु का केंद्रक है। तो शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक के साथ जाकर मिल जाएगा और बस हो जाएगा निषेचन। ठीक है, तो पूछा जाता है कि शुक्राणु का कौन सा भाग है जो अंडे को निषेचित करता है? तो अंडाणु का जो केंद्रक होता है, अंडाणु का जो न्यूक्लियस होता है, उसके साथ जाकर शुक्राणु का जो एक्रोसोम वाला भाग है वो मिल जाता है जाकर। और इस एक्रोसोम वाले भाग में ही होता है शुक्राणु का भी केंद्रक, यानी दोनों कोशिकाओं के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। शुक्राणु का केंद्रक यहाँ चला गया और किसका? अंडाणु के केंद्रक में जाकर मिल गया। इसी प्रक्रिया को आप निषेचन कहोगे। अब इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा? जाइगोट बनेगा। अब जब जाइगोट बना तो मैम कैसा दिखता है जाइगोट? तो देखो बेटा ध्यान से, ये है जाइगोट। कौन सा है मैम? जाइगोट। देखो यहाँ पे निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, शुक्राणु और अंडाणु मिल गए। अब शुक्राणु और अंडाणु मिले तो देखो ये बन गया जाइगोट, ये बन गया जाइगोट। ठीक है, अब इस जाइगोट ने अपने आप को क्या करा? विभाजित करना शुरू। तो देखो इसमें बन गई 4 कोशिका, 1 2 3 4, है ना। फिर 4 से इसमें बन गई देखो कितनी सारी कोशिका। मतलब बेचैन आत्मा है ये जाइगोट जो है। ये जाइगोट अपने आप को लगातार विभाजित करता जा रहा है। तो पहले ये एक कोशिका है ऐसा समझो, फिर इसने अपने आप को अलग अलग कई कोशिकाओं में बांट लिया, 4 कोशिकाओं में। 4 से फिर इसमें बन गई बहुत सारी कोशिका। देखो तो इसके नाम भी देखो चेंज होते जा रहे हैं। जब ये एक कोशिका वाला था, जब ये एक कोशिका वाला था दोस्तों, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया जाइगोट। जब इसमें एक ही कोशिका थी तो इसको युग्मनज कहा गया था। ठीक है, फिर ये 4 कोशिका वाला हुआ। 4 कोशिका में इसको एम्ब्रियो कह देते हैं, भ्रूण कह दिया गया। क्या कह दिया दोस्तों? भ्रूण, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक सेल कह दिया इसको, भ्रूण कोशिका कह दिया दोस्तों। ये भ्रूण की कोशिका कहा गया, एम्ब्रियोनिक सेल या एम्ब्रियोनिक स्टेज इसको कहा गया। फिर जब ये बहुत सारी कोशिकाओं का हो गया, जब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हो गई दोस्तों, जब इसके अंदर मैनी सेल हो गई, बहुत सारी कोशिकाओं में जब ये बट गया, ठीक है, मैनी सेल, जब इसमें बहुत सारी सेल आपको देखने को मिली तो इसको मोरूला बोला गया। क्या बोला गया? मोरूला। देखो कितना अजीब सा नाम है, मोरूला बोला गया फिर इसको। तो पूछा जा सकता है कि मोरूला किसकी अवस्था होती है? मोरूला क्या है? तो मोरूला जो है ये जाइगोट की ही अवस्था होती है। यानी ये मोरूला जो होता है, ये जाइगोट जब बहुत सारी कोशिकाओं में बट जाता है तो उसी को कहते हैं मोरूला। ये एक कोशिका का था, फिर ये 4 कोशिका का हुआ, 4 से ये बहुत सारी कोशिका का हुआ, तो इसको कहा हमने मोरूला। ठीक है, अब मोरूला के बाद आती है अगली अवस्था जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये भी आपको पूछा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ये अवस्था भी आपको पूछी जाती है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो ये अवस्था जो है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, ये किसकी अवस्था है? ये भी जाइगोट की ही अवस्था है। तो जाइगोट अब अपने आप को क्या कर लेता है? एक गोलाकार संरचना में कन्वर्ट कर लेगा। देखो ये बहुत सारी शेल जो हैं इस तरीके से गोलाकार आकृति में इकट्ठा हो गई, इस संरचना को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट से बनता है एक एम्ब्रियो। ये भ्रूण कोशिका है और ये भ्रूण है, याद रखना, ये बन गया भ्रूण यानी एम्ब्रियो। मतलब कि ये एम्ब्रियो का मतलब है अब इसमें आंख, नाक, कान बनने शुरू हो जाएंगे। अब जो बच्चा है अपनी मम्मी के पेट में, उसमें धीरे धीरे दिल बनेगा। सबसे पहले दिल बनता है, फिर लीवर बनता है, फिर उसके फेफड़े बनते हैं, फिर उसकी किडनी बनती है, ऐसे करके उसके सारे ऑर्गन बनते चले जाते हैं। अब मैडम ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके तुरंत बाद एम्ब्रियो बनता है। मतलब अब यहाँ पर इसके अंदर विभाजन खत्म हो जाता है और इसमें अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो किसको कहते हैं? एम्ब्रियो वो है जहां अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ अंग बनने लग जाते हैं। और कोई भी बच्चा जब महिला के गर्भ में 2.5 से 3 महीने का होता है तो उसके अंदर अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है दोस्तों। क्लियर? ठीक है,
क्लियर। तो ये जो आप लोगों का जाइगोट होता है, ये लगभग ऐसा मानकर चलो कि जब महिला के गर्भ में ये जाइगोट 2.5 से 3 महीने का होता है तो उसमें अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 2.5 से 3 महीने का जो बच्चा माता के गर्भ में है उसको एम्ब्रियो कहते हैं, उसको फीटस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसके अंदर 3 परतों का निर्माण होता है, 3 लेयर बनती हैं इसके अंदर। वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं? तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं। पहले आप ये पूरा चार्ट समझकर अभी भी आ चुके हो कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट फिर 4 कोशिकाओं में टूटा, 4 के बाद ये बहुत सारी कोशिकाओं में टूटा जिसको मोरूला कहा। मोरूला से इसके चारों तरफ देखो एक सर्कल बन गया, ये बन गई ना एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, गोलाकार आकृति, जिसको हमने ब्लास्टोसिस्ट कहा। अब इसी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 3 परतों का जन्म होता है दोस्तों, 3 परतें बनती हैं। मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है, मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है। क्या है दोस्तों? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट। तो मैम हम ब्लास्टोसिस्ट किसको कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट उसको कहते हैं जब जाइगोट के चारों तरफ 3 भ्रूण परत बन जाएं। मैम 3 भ्रूण परत कैसे बनेंगी? तो देखो, मान लो पहली परत ये है व्हाइट कलर वाली, ठीक है, या ऐसा समझो कि पिंक वाली जो मैंने बनाई ये पहली परत हो गई, व्हाइट वाली जो मैंने बनाई ये दूसरी परत हो गई, और एक परत और मैं बना रही हूं अंदर की तरफ रेड वाली, ये हो गई सबसे अंदर की परत, तीसरी परत। इस तरीके से इसमें 3 परतें बनती हैं, तो इनको कहते हैं भ्रूणीय परत। तो भ्रूणीय परत किसमें बनती है दोस्तों? ब्लास्टोसिस्ट में। इनको कहा जाता है भ्रूणीय परत। मैम ये तीनों भ्रूणीय परत क्या काम करती हैं? ये तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती हैं इनको कहते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर, इनको कहा जाता है एम्ब्रियोनिक लेयर। मैम ये तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर क्या काम करती हैं? ये तीनों भ्रूणीय परत ही अंगों का निर्माण करती हैं, इसी से बनते हैं दोस्तों अंग। अंगों का निर्माण, आपका जब आंख, नाक, कान, लीवर, किडनी आपके बने थे तो इन्हीं 3 भ्रूणीय परतों ने बनाए थे आपके अंग। तो यहां से होता है ऑर्गन डेवलपमेंट, यहीं से ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। आपको पेपर में पूछेगा कि जाइगोट जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आता है उसके चारों तरफ 3 परतों का निर्माण होता है। ये 3 परतें क्या करती हैं? तो आप लोग बताएंगे ये 3 परतें अंगों का निर्माण करती हैं। देखो बेटा, भाई ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये वाली अवस्था, ये एम्ब्रियो अवस्था, भ्रूणीय अवस्था, जिसमें आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा बालक बन गया है। देखो एक छोटा सा बच्चा बन गया है, इसके अंदर तुम्हें आंख दिखाई दे रही है, इसका तुम्हें पूंछ सी दिखाई दे रही है, तो मतलब यहाँ इसके अंग बन गए। तो ब्लास्टोसिस्ट के तुरंत बाद आती है एम्ब्रियोनिक अवस्था, एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय अवस्था। तो भ्रूणीय अवस्था या भ्रूण उसको कहते हैं हम लोग जिसमें अंग बन जाते हैं, है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के दौरान होता क्या है? 3 परत बनती हैं, ये 3 परत अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। अब जैसे देखो सबसे बाहर वाली परत इसको कहते हैं एक्टोडर्म, इसको कहा जाता है एक्टोडर्म। सबसे बाहर वाली परत को कहते हैं एक्टोडर्म दोस्तों, एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। कहाँ की परत है? सबसे बाहर की परत, ये सबसे बाहर की परत है दोस्तों, है ना, आउटर लेयर है ये। किसी भी भ्रूण को बनाने वाली जो सबसे बाहर की परत है वो कौन सी है? एक्टोडर्म। मैम ये जो व्हाइट कलर की है हमें बीच में दिख रही है, ये क्या है? ये मीजोडर्म है दोस्तों। ये कौन सी परत है? मीजोडर्म। मीजो का मतलब मध्य परत, ये है दोस्तों मध्य परत, ये बीच वाली परत है मध्य परत। और मैम रेड कलर से जो अंदर की तरफ को दिख रही है ये है एंडोडर्म, इसको कहते हैं एंडोडर्म। तो ये तीनों परत आपको पेपर में पूछी जाती हैं कि एक भ्रूण के अंदर जो अंगों का विकास होता है ना, उस अंगों के विकास को करने वाली कौन सी 3 परत होती हैं भ्रूण के अंदर, या इनमें से कौन सी एक भ्रूणीय परत नहीं है? तो याद रखना ये 3 होती हैं भ्रूणीय परत। एक एक्टोडर्म होती है सबसे बाहर वाली, एक मीजोडर्म होती है मध्य परत जिसको कहते हो, और एक एंडोडर्म होती है सबसे अंदर वाली, ये सबसे आंतरिक परत है दोस्तों। तो सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? एंडोडर्म। ये सबसे इनर लेयर होती है, इसको कहा जाता है इनर लेयर।
ये सबसे आंतरिक परत है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जब कभी भी आप माता के पेट में थे, आपका विकास हो रहा था, तो 3 परतें बनी थी ब्लास्टोसिस्ट में, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। कौन सबसे बाहर की, कौन सबसे अंदर की, आपने पहचान लिया। एक्टो सबसे बाहर की है, एंडो सबसे अंदर की है, और मीजो जो होती है ये मध्य परत है। ये कैसी परत है दोस्तों? मध्य परत। क्लियर? अब मैम ये तीनों परत क्या करती हैं? तीनों परत का काम है अंगों का निर्माण। कैसे कैसे? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये हो गई आपकी एक्टोडर्म, ये हो गई आपकी मीजोडर्म, और ये हो गई आप लोगों की एंडोडर्म, है ना। तो अब आप लोगों ने देखा कि भाई एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म क्या काम करती है? एक्टोडर्म अभी हिंदी में मैंने पीछे लिखवा दिया ना बेटा, एक्टोडर्म को अभी हिंदी में देखो पीछे लिखवा दिया, ये लिखा हुआ। तो दोबारा तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब तो सीधा इनका काम बता दूं ना। तो एक्टोडर्म ने क्या करा? आपके बाल बनाए, मेन काम बता रही हूँ, आपके बाल, आपकी खाल बनाई दोस्तों, आप लोगों के हेयर बनाए, आप लोगों की स्किन बनाई, ठीक है। तो आप लोगों के बाल, आपकी खाल, ये किसने बनाई है? आप बताते हो एक्टोडर्म वाली लेयर ने। जब भ्रूण के चारों तरफ जो 3 परतें थी, उनमें से सबसे ऊपर वाली परत ने आपकी ये खाल, आपके ये बाल, आपके नाखून बनाए, ठीक है। इसी परत ने बनाई है ये सारी चीजें, आपके नेल्स बनाए। क्लियर? मैम जो बीच वाली परत है जिसको कहते हो मीजोडर्म, इसने क्या करा? तो दोस्तों मीजोडर्म ने करा आप लोगों की हड्डियों और आपके खून का निर्माण। एक बच्चे के अंदर जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां, ठीक है, और रक्त का निर्माण। तो आपको पूछा जाता है ये कि हमारे अंदर कौन सी परत है जो रक्त निर्माण करती है, जो हड्डियां बनाती हैं? तो आप कहते हो मीजोडर्म। मीजोडर्म ने क्या करा बेटा? आपकी बोन्स बनाई, आप लोगों का ब्लड बनाया। तो इन सब चीजों को बनाने का काम किसने करा? आपकी मध्य परत ने, ठीक है। और मैम जो सबसे अंदर की परत होती है एक्टोडर्म, जिसको आपने कहा एंडोडर्म, एंडोडर्म सबसे अंदर की परत है। मैम इसने क्या काम करा? तो इसने आपकी गुर्दे बनाए। क्या करा दोस्तों? इसने आपके गुर्दे बनाए, यानी आपकी किडनी। इसने आप लोगों का पाचन तंत्र बनाया, ठीक है, आप लोगों का पाचन तंत्र बनाया, आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। तो ऐसे करके ये अलग अलग परतें ही आप लोगों के शरीर में अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। समझ में आई? तो जो पेपर में आपको मेन पूछा जाता है वो पार्ट मैंने आपको बताए। तो अब देखो इस पूरी संरचना का क्या नाम है? इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब इसी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये सारी चीजें, इन सारी परतों ने मिलकर ये सारे ऑर्गन बनाने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे अब बालक के अंदर अंगों का विकास होना शुरू हो गया। अब जब बालक में अंग बन गए तो उसको एम्ब्रियो कहा गया, भ्रूण कहा गया। जब किसी महिला का अबॉर्शन हो जाता है ना, अबॉर्शन हो जाता है तो बच्चे का क्या कराया जाता है प्यारे बच्चे? बेटा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ रही हैं चीजें तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हर्ट कौन सी परत बनाती है? आप लोग बताते हो कि आप लोगों का जो ये 3 लेयर होती हैं, रक्त निर्माण का काम किसने करा? मीजोडर्म ने। हड्डियां किसने बनाई? मीजोडर्म ने। और आपकी जो मसल्स होती हैं दोस्तों, आपकी जो मसल्स होती हैं, आपकी जो पेशी होती हैं, वो भी यही लेयर बनाती है, मीजोडर्म। और आपका जो दिल होता है वो आपका मांस पेशियों से बना होता है। आप लोगों के हृदय में भी केवल क्या होती है? मसल्स होती हैं। तो हृदय भी इसी ने बनाया, ठीक है, हृदय भी इसी ने। जुड़वा बच्चे भी बताऊंगी, रुक जाओ, पहले एक बच्चे का निर्माण तो कर लो, दूसरा बच्चा भी बताऊंगी, जुड़वा बच्चे भी बताऊंगी, ठीक है। चलो आओ समझो। एक बच्चे का कमेंट किया, आज आप सुंदर लग रही हो। बेटा रोज मैं तुम्हें चुड़ैल इसलिए लगती थी क्योंकि मैं घर के स्टूडियो से क्लास लेती थी, आज मैं आप पर्टिकुलरली RW ऑफिस जो है वहाँ से क्लास ले रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सुंदर लग रही हूँ, ठीक है। ये मैजिक स्टूडियो है जिससे मैं आज क्लास ले रही हूँ, इसमें सब कोई, हर कोई सुंदर लगता है। तुम भी यहाँ खड़े हो जाओगे तो तुम भी मेरी तरह सुंदर दिखोगे, ठीक है। तो ये स्टूडियो का कमाल है, ये क्लियर, स्टूडियो का कमाल। आओ अब आगे बात करेंगे हम लोग कि मैम जी जब एक भ्रूण का विकास होगा तो देखो ऐसे होता है भ्रूण का विकास। ये है, ये तुम हो, तुम देखो कैसे लेटे हुए हो मम्मी के पेट में, ये तुम हो सारे के सारे जितने भी तुम क्लास देख रहे हो, ऐसे बने हो तुम। तो देखो पहले फर्टिलाइजेशन हुआ था,
फिर ये 2 सेल में टूटा, फिर ये 4 सेल में टूटा, 8 में, 16 में, और फिर ये बहुत सारी कोशिकाओं में टूटा, और इसके चारों तरफ क्या हुआ, क्या बन गई, लेयर बन गई, 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बन गई। तो जिसको आपने ब्लास्टोसिस्ट कहा, इसको आपने मोरूला कहा था दोस्तों, ठीक है। ये कौन सी स्टेज थी, मोरूला। अब यहां से आप लोग फीटस बनते चले गए। फीटस बोले तो भ्रूण, ये 4 हफ्ते का भ्रूण है, ऐसा दिखे थे तुम, 10 हफ्तों में तुम ऐसे दिखे थे, 16 हफ्तों में तुम्हारे पैर, हाथ पैर सब बन गए थे, और 20 हफ्तों में तुम पूरे बन गए, और तुम्हारा जो जन्म है वो हो गया। तो सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई, फर्टिलाइजेशन से। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये आपको जो एक कोशिका नजर आ रही है, इसी को कहा जाइगोट। तो पूरे बालक का जो निर्माण था वो किसने करा, युग्मनज ने। कैसे बना था युग्मनज, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिले थे, ठीक है। तो ये होती हैं पूरी की पूरी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, जहां से एक बालक का निर्माण होता है। इतनी चीजें आप लोगों को एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के बारे में पढ़नी थी, इतने मेन पॉइंट यहाँ से पढ़ने थे। अब हम बात करेंगे, अपने इस टॉपिक को आगे की तरफ लेकर जाएंगे और बात करेंगे कि मैम अब पूछा जाएगा पुरुष जनन अंगों के बारे में और मादा जनन अंगों के बारे में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो बात करते हैं पुरुष जनन अंगों के बारे में, और ठीक है, और मादा जनन अंगों के बारे में। नहीं भैया ये शर्ट मेरी ही है, सर की शर्ट नहीं है, ये मेरी ही शर्ट है ये, ठीक है। तो आओ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो अब बात करेंगे नर जनन अंगों के बारे में। नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्यारे साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया प्रतिभा, प्यारे बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास तो नहीं रुक रही है ना, रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप मेरा। दिशा जी क्या पूछ रहे हो बेटा, आओ बात करते हैं। अब देखेंगे, बात करेंगे। हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं करना, लेकिन पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको करके आना है, और आपको हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप वहां पर भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। ट्रिपलेट बच्चे भी बताऊंगी मैं, 4 बच्चे भी बता दूंगी मैं, 5 बच्चे भी बताऊंगी। अबॉर्शन के बारे में बताओ, अबॉर्शन के बारे में क्या होगा कि जब ये बच्चा बनता है, ठीक है, तो इस बच्चे में अंगों का विकास नहीं होता किसी भी तरीके से, उसके अंदर कुछ कमी आ जाती है, तो बच्चे का विकास नहीं होता, तो महिला का फिर अबॉर्शन कराना पड़ता है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट के बाद की जो अवस्था है, इसी अवस्था में अबॉर्शन करा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। एक बच्चे का आज बर्थडे है, बच्चा आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि सभी बच्चों का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, ठीक। आओ, तो जब हम नर जनन अंगों की बात करते हैं, तो नर जनन अंगों के अंदर आपको कुछ पार्ट हैं जो पढ़ने हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेस्टिस की। तो टेस्टिस जो होते हैं ये लड़कों के अंदर होते हैं, आपको पूछा जाएगा। तो पहले भी मैं लिखवा चुकी हूँ, तो ये क्या होते हैं, मेल ग्लैंड, इनको कहा जाता है मेल ग्लैंड। ये नर ग्रंथि है दोस्त, नर ग्रंथि। तो इसको क्या कहते हैं, नर ग्रंथि कहते हैं। आपने ये हार्मोन वाले चैप्टर में पहले भी पढ़ लिया है। एक अब यहाँ से जो आपको मेन पॉइंट पूछे जाएंगे, टेस्टिस जो होते हैं आपको पूछा जाएगा कि इनके अंदर ये किस में सुरक्षित रहते हैं, ये आपको पूछा जाता है। आप लोग बताते हो वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं, वृषण कोश में, वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। तो ये आपको पूछा जाता है पेपर में कि जो वृषण होते हैं ये एक थैली नुमा संरचना में सुरक्षित रहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच के जैसी थैली है उसमें सुरक्षित रहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वृषण कोश। तो आप लोगों को ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। आप लोग बताएंगे टेस्टिस आर प्रोटेक्टेड अंडर स्कॉटल सैक। इसको कहा जाता है स्कॉटल सैक। वृषण कोश को कहते हैं स्कॉटल सैक। स्कॉटल सैक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, जिसको आप लोग स्कॉटल सैक बोल देते हो या स्कॉटम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, स्कॉटम भी बोल देते हो, स्कॉटल सैक बोल दो या स्कॉटम बोल दो, कुछ भी करके आ सकता है पेपर में, है ना। हिंदी में आएगा वृषण कोश। तो लड़कों के अंदर एक ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर सुरक्षित रहते हैं जो टेस्टिस होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो टेस्टिस जो होते हैं वो वृषण कोश के अंदर सुरक्षित रहते हैं लड़कों के अंदर। जैसे इस डायग्राम को आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये टेस्टिस, इस तरीके से। तो ये कहाँ होते हैं दोस्तों, ये टेस्टिस कहाँ स्टोर रहेंगे, वृषण कोश में, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात। वाजिद अंसारी जी, आप क्या गलत पूछना चाह रहे हो बेटा, आप क्या मतलब बताना चाह रहे हो कि क्या गलत बताया? बेटा वो लिख दिया करो साथ के साथ, ऐसे कमेंट करके मत छोड़ा करो, वो साथ के साथ लिख दिया करो, ठीक है। क्लियर, मैं जो बता रही हूं उसको लिखना भी है, उसको समझना भी है, ठीक है। ऐसे डाउट मत, ऐसे सस्पेंस मत छोड़ के जाया करो क्लास में, उस चीज को क्लियर करके जाया करो कि मैम क्या गलत है, आप बताया करो कि मैम ये गलत हो गया, ठीक है। तो हम उसको फिर देखें भी, ऐसे सस्पेंस में छोड़ देते हैं क्लास को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आपके टेस्टिकल्स हैं या टेस्टिस होते हैं, ये स्कॉटल सैक या स्कॉटम में सुरक्षित रहते हैं दोस्तों। स्कॉटम होता है एक थैलीनुमा संरचना जहां पर ये टेस्टिस रखे रहते हैं। आओ आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, अगला पॉइंट आप लोगों को मैं बताने वाली हूं। यहाँ पर जो टेस्टिस होते हैं इनमें क्या होता है, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है दोस्त, इसका निर्माण होता है शुक्राणु का निर्माण। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो लिखोगे यहाँ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, ठीक है। तो टेस्टिस जो होते हैं ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन टेक प्लेस हियर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है दोस्तों, ठीक है। टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, ये लड़कों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आएगा, एक तो यानी कि द्वैतिक लैंगिक लक्षण लेकर आएगा, और दूसरा मैंने कहा था शुक्राणु जनन की क्रिया करेगा, ठीक है। तो क्या से ठीक, तो आज प्यारे बच्चों आपने जो ये चीजें पढ़ी हैं इनको आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और कल की क्लास में हम आगे के मतलब इस चैप्टर को आगे लेकर जाएंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और भी हैं जिनके बारे में कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अब हम कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।